तो पिछली क्लास में जो पढ़ा था एक बार उसको रिवीजन दे देते हैं। आरटीए के बारे में पढ़ा था। आरटीए क्या था? तो सिंपली एक ग्रुप के क्या था, ग्रुप ऑफ कंट्रीज। आरटीए क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जिसमें हमने ये देखा कि सारी कंट्री आपस में ग्रुप बनाती हैं सिर्फ इसलिए कि हम आपस में ट्रेड तो करें लेकिन हमारे बीच में कोई बैरियर ना हो ताकि ट्रेड ज़्यादा इजीली हो पाए। उसमें हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे। तो पहला था यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कमज़ोर को उठाने के लिए मजबूत कंट्री उसके साथ जो है एग्रीमेंट कर लेती है, कमज़ोर कंट्री को उठाना है। फिर बायलेटरल, इसमें दोनों तरफों से चलता है ट्रेड, है ना। फिर रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट था, तो इसमें किसी एक ट्रेड बैरियर को रिड्यूस किया जा रहा था। किस तरीके से रिड्यूस कर रहे थे? तो जो मेंबर लोग हैं ग्रुप के, एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप के मेंबर हैं, उन मेंबरों के साथ आपस में एक एग्रीमेंट बन जाता है जिस एग्रीमेंट के तहत डील कर रहे हैं। बायलैटरल में भी ऐसा ही था। बायलैटरल भी यही चीज़ था। कहाँ चला गया बायलैटरल? अच्छा, ऊपर है ये। रूल्स बिटवीन टू कंट्रीज या टू ब्लॉक्स या एक ब्लॉक एक कंट्री। ब्लॉक मतलब ग्रुप। और रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में हमने देखा था कि एग्रीमेंट अमंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करने के लिए ऑन अ रेसिप्रोकल एंड प्रेफरेंशियल बेसिस। जैसे ये ग्रुप है बनाया था, ये ग्रुप के सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकती हैं, करने को तैयार हैं। कोई इनके बीच में बड़े बैरियर्स नहीं रहेंगे, हटा दिए जाएंगे। लेकिन बाहरी किसी कंट्री के साथ कोई कंट्री डील करती है तो वो सारे बैरियर्स वहाँ मौजूद रहेंगे। 3 हो गए थे और चौथा एक और हो गया था, ट्रेडिंग ब्लॉक। इसमें क्या था? इसमें तो प्रॉपर एक एग्रीमेंट ही बनाया जा रहा है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था बिटवीन देमसेल्व्स एंड मे अप्लाई अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टू अदर कंट्रीज। आपस में तो फ्री ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहरी कंट्री के साथ टैरिफ लगेगा। ये 4 पॉइंट हो चुके थे। अब 5वें पॉइंट पे हम मूव करते जा रहे हैं। 5वां टाइप है आरटीए का, फ्री ट्रेड एरिया। तो ये तो नाम से ही समझ में आ गया होगा, फ्री ट्रेड एरिया। लिखें इसके बारे में। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ countries that eliminate all tariff and quota barriers on trade with objective of increasing exchange of goods among themselves। ये पूरी तरह से फ्री ट्रेड के बारे में बोलता है। अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट एलिमिनेट ऑल टैरिफ एंड कोटा बैरियर्स। ये पूरी तरह से एलिमिनेट ही कर रहा है ऑन ट्रेड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग देमसेल्व्स। इसका एग्जांपल लिख लें।
एग्जाम्पल है एशियन, इंडिया फ्री ट्रेड एरिया। ये तो पहले भी आया था पीछे, है ना, फिर से आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट था। तो इसका एग्जाम्पल हमें काफ़ी सारे आरटीए में दिखाई देने वाला है। तो इसमें क्या बात आई थी, एलिमिनेट ऑल टैरिफ एंड कोटा बैरियर्स, है ना। तो कोई ग्रुप है कंट्रियों का, इसमें कुछ ग्रुप्स हैं कंट्री, ये हो गए ना ग्रुप। अब इन कंट्रियों के बीच में आपस में पूरी तरह से एलिमिनेशन की बात करी गई, एलिमिनेट कर देंगे, डन, ऑल टैरिफ एंड कोटा बैरियर्स। हाँ लेकिन वही बाहर वाली बात आ जाए, कोई बाहर की कंट्री है तो सब कुछ अप्लाई होगा। ये कंट्री बाहर वाली कंट्री के साथ अगर डील करती है तो सब कुछ अप्लाई होगा, लेकिन हाँ अपनी मेंबर कंट्री के साथ अगर डील करते हैं तो हाँ एकदम फ्री है। अगला लिखें, छठा पॉइंट, ए कस्टम्स यूनियन, अ कस्टम्स यूनियन लिखो। इट इज अ ग्रुप ऑफ countries that eliminate all tariffs on trade among themselves, but maintain a common external tariff on trade with other countries। ये पूरा वही है जो अभी हमने पीछे देखा था। देखो है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट एलिमिनेट ऑल टैरिफ, फिर से वही बात आ रही है ना, टैरिफ ऑल टैरिफ, एलिमिनेट ऑल टैरिफ ऑन ट्रेड अमंग देमसेल्व्स। ग्रुप मेंबर्स के बीच में आपस में जितने ट्रेड हो रहा है ना, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। जितना भी ट्रेड हो रहा है उसमें टैरिफ को एलिमिनेट कर देंगे, बट मेंटेन अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन ट्रेड विद अदर्स। बस बाहरी अगर किसी कंट्री के साथ डील करना है तो एक कॉमन टैरिफ रहेगा, हर कंट्री का अलग अलग टैरिफ नहीं है, कॉमन टैरिफ। मतलब ये सारे हमारे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये कंट्रियां हैं, ग्रुप हो गए, आपस में तो ये क्या कर रहे हैं, टैरिफ फ्री ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो यूनियन है इनका, है ना, ग्रुप है जो कि हमने फ्री ट्रेड में पीछे देख लिया। लेकिन अगर बाहरी किसी कंट्री के साथ ये ट्रेड कर रहा है, ये भी ट्रेड कर रहा है, ये भी ट्रेड कर रहा है, तो टैरिफ तो लगेगा, लेकिन जो टैरिफ ये लगाएगा सेम ये टैरिफ उतना ही लगाएगा, और ये भी उतना ही, अलग अलग अमाउंट का टैरिफ नहीं लगेगा। पिछले केस में क्या था, फ्री ट्रेड एरिया में क्या था, इसमें अलग अलग टैरिफ लगाया सकती है, अलग अलग कंट्री अलग अलग टैरिफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए ये यूनियन है। यूनियन में क्या होता है कि एक बार यूनियन में जो डिसाइड हो गया सबको वही फॉलो करना है, समझे ना। ये तो इसमें लिख सकते हैं नोट डाल के, इट इज टेक्निकली वायलेशन
ऑफ MFN। टेक्निकली MFN का ये वायलेशन है। MFN पीछे पढ़ाया था जिसमें था कि एक रेट ऑफ जो है कि डिसाइड करेंगे, लेकिन कम वाला रेट डिसाइड किया जाएगा ताकि आगे ट्रेड टैरिफ रहेगा, लेकिन हाँ, है ना। और यहाँ पर उसी का वायलेशन है। खैर अभी MFN के बारे में दोबारा आगे पढ़ोगे। नंबर 7th, कॉमन मार्केट। लिखें, ए कॉमन मार्केट डिपेंड्स a custom union by providing for free flow of output and of factors of production by reducing or eliminating internal tariffs and by creating common external tariff। अब इसका मीनिंग जरा देखें। एक कॉमन मार्केट डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अ कस्टम यूनियन, ऑन लिख लेना यहाँ। A common market depends on a custom union by providing for free flow of output। सी पहली बात तो ये है कि ये कस्टम यूनियन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कस्टम जो पीछे हमने छठा पॉइंट पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। ये क्या करता है? ये कॉमन मार्केट प्रोवाइड करता है फ्री फ्लो ऑफ आउटपुट एंड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट का जो फ्लो है वो फ्री करवाता है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग इंटरनल टैरिफ। जो पीछे पढ़ा था कस्टम यूनियन में वही बात यहाँ पर है। बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग इंटरनल टैरिफ एंड बाय क्रिएटिंग कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। सेम वही बात आ गई ना। तो एक तरह से देखा जाए यूनियन तो कस्टम यूनियन को जो एक मार्केट अगर मिल रहा है तो वही मार्केट ही कॉमन मार्केट है। कस्टम यूनियन के लिए अगर कोई मार्केट बन गया तो वो मार्केट कॉमन मार्केट कहला रहा है। बस सीधी बात इतनी है। अब 8th और लास्ट टाइप है इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन
फ्री ट्रांजिट ऑफ goods and services through the borders. फ्री ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द बॉर्डर्स, है ना। अब कंट्रियों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में एक से दूसरे इकोनॉमी में गुड्स जा रहा है, सर्विस जा रही है, तो फ्रीली ट्रांजिट होगा, मतलब जाने आने में भी एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं लगना। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़ का अपना यूनियन है, उन कंट्रीज़ में जो ट्रांजिट है वो फ्रीली होता है, रुकावट नहीं है ऐसे। अच्छा, पीछे वाले का इसका भी एग्जांपल लिख लो, कॉमन मार्केट का, यूरोपियन यूनियन और एशियन, इन्हीं के बारे में बात चल रही है हर जगह। तो ठीक, चलो हो गया ना। तो इसी को इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन कहते हैं, मतलब एक इकोनॉमी से दूसरे इकोनॉमी में गुड्स जाएगा, फ्रीली ट्रांजिट होगा, कोई यहाँ पे बैरियर नहीं है, कुछ नहीं है। ये कब होगा? जब ये यूनियन बना हुआ होगा, है ना, मतलब इनके बीच में आपस में ऐसा एग्रीमेंट रहेगा, आरटीए बना होगा। तो अभी हम देखें क्या क्या हो गया। ट्रेड नेगोशिएशन में हमने देखा कि 3 बातें पढ़नी थी, आरटीए रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, और दूसरा पढ़ना है गेट, है ना। अब गेट के बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर 2, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, तुम्हें इसे भी लर्न करना है, क्योंकि एब्रीवेशंस तो आएंगी, है ना। चाहो तो एक काम कर सकते हो, एक लिस्ट बना ले, लिस्ट बना के एक पेज पर, और वहाँ लाइन से पूरी इकोनॉमिक्स में जितनी एब्रीवेशंस आई थी, रिवीजन करते 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 वो सारे लिख लो, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो GATT क्या है? गेट कवर्स इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स, देख रेख करने के लिए बनाया गया है ये, इंटरनेशनल ट्रेड को कवर करता है ये। इंटरनेशनली एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ क्या गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, तो सारा रिकॉर्ड इसके पास हाँ होता है। तो सही भी है, ये ज़रूरी भी है ना। और क्योंकि ये ट्रेड नेगोशिएशन का पार्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड करने के लिए, कंट्रीज़ के बीच ट्रेड करने के लिए कुछ रूल्स भी तैयार करता है। अब बात ऐसी है कि ये अभी इस वक्त उतना ज़्यादा एक्टिव है नहीं जितना पहले हुआ करता था, है ना। मतलब है तो ये अभी भी, लेकिन एक्टिव नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसके जगह दूसरे पॉइंट्स आ चुके हैं, वो काम कर रहे हैं।
जैसा भी ऐसा समझो कि चिट्ठी, पहले संदेश के लिए चिट्ठी यूज़ करी जाती थी ना, लेकिन अब भी संदेश के लिए चिट्ठी है, लेकिन ज़्यादा एक्टिव है क्या? उसकी जगह काफ़ी चीज़ें आ गई है ना, मोबाइल आ गया, अब तो इंटरनेट आ गया है ना, ईमेल आ चुका है, व्हाट्सएप वगैरह ये सब आ चुके हैं। तो ये है, ऐसा ही ये भी है, ये चिट्ठी है। तो ये किसे कवर कर रहा है? इसे सर्कल बना देता हूँ अभी, ताकि आगे याद रहेगा ये बार बार। गेट कवर्स इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स। इसके बाद लिखें आगे, द वर्किंग्स ऑफ गेट एग्रीमेंट आर द responsibility of the, इसको हाईलाइट करके लिखना, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। गेट की जो अपनी वर्किंग है द वर्किंग्स ऑफ गेट एग्रीमेंट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। ठीक है, गेट एग्रीमेंट की अपनी वर्किंग, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। तो ये बेसिकली है क्या? ये गुड्स काउंसिल है, बस शॉर्ट में लिख सकते हैं यहाँ। ये क्या है? गुड्स काउंसिल है। तो ये सिर्फ गुड्स के लिए ही काम कर रहा है। फिर से वही बात आ रही है, ये बार बार हाईलाइट हो रहा है। अगला लिखें, द गुड्स काउंसिल हैज़, अब इस गुड्स काउंसिल में 10 कमिटीज़ हैं। कमिटी का मतलब ग्रुप, 10 तो ग्रुप हैं। एक ग्रुप में कुछ कंट्रीज होंगी, 8 10 15 20 कंट्रीज होंगी ना। तो इस तरह से 10 कंट्रीज, 15 कंट्रीज, 20 कंट्रीज का मिलके एक कमिटी बनी, और इस तरह की 10 कमिटियां हैं। और वो 10 कमिटियां किसके पास हैं? गुड्स काउंसिल के अंडर में है। द गुड्स काउंसिल हैज 10 कमिटीज। दीज कमिटीज consist of all member countries, all member countries। तो इस कमिटी में जितने भी इस गुड्स काउंसिल के मेंबर बनते हैं, सब इन कमिटियों में मौजूद हैं। आगे लिखें इसमें, द गेट, अब क्योंकि ये ज़माना चला जा रहा है, तो इसने भी अपना जो है रेलिवेंस खो दिया। द गेट लॉस्ट इट्स रेलिवेंस बाय 1980s। 1980s में अपना रेलिवेंस खो दिया, बिकॉज, खोने के 4 कारण, 3-4 कारण हैं, वो देख लेंगे। पहला कारण, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रेड इन सर्विस
वर नॉट कवर्ड। ये एक पहला कारण कि गेट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर नहीं हो पा रही हैं एंड ट्रेड इन सर्विसेज कवर नहीं हो पा रही। ये क्या है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और सर्विसेज क्या हैं? ये क्या? तो जो इंटेंजिबल एसेट्स के राइट्स पाए जाते हैं ना, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, है ना, इनके जो अधिकार प्राप्त किए जाते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाते हैं। तो अगर कोई कंट्री इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गेन कर रही है तो गेट उसे कवर नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि गेट तो केवल गुड्स को ही कवर कर रहा है। कोई कंट्री दूसरी कंट्री को सर्विस दे रहा है तो गेट उसे कवर नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए धीरे धीरे इसका अपना रेलिवेंस डाउन होता चला गया। पहला कारण क्लियर हो गया। चलो दूसरे कारण की ओर चलते हैं जरा। दूसरा कारण क्या है? एम्बिग्विटीज इन मल्टीलेटरल सिस्टम। बहुत सारे काम बढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे समय बढ़ता गया कंट्रीज के बीच में एक्टिविटीज बढ़ती चली गई। अब जब एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं तो गेट के अपने कुछ रूल्स भी बनते जा रहे होंगे। वो रूल्स ऐसे बनते जा रहे हैं जो आपस में ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, समझे? जैसे स्कूल्स में देखा हो तो सीनियर और जूनियर के हिसाब से बच्चों को डिवाइड किया जाता है। चलो ठीक है, कुछ जूनियर हैं और कुछ सीनियर्स हैं। अगर मैं कहूँ, अगर मैं ये बोल देता हूँ सीनियर्स के लिए कि क्लास, पहले तो ऐसे ले लेते हैं, अप टू क्लास अप टू 10th ये जूनियर है। और फिर मैं कहता हूँ क्लास 9 to 12 ये सीनियर है। तो कुछ कन्फ्यूजन वाली लाइन बनी कि नहीं बनी? है ना? पहले मैंने एक नियम बनाया कि क्लास अप टू 10th सारे जूनियर हैं और क्लास 9 to 12 सीनियर है। तो 9th और 10th वाले बेचारे कंफ्यूज होंगे कि नहीं कि हम जूनियर में हैं कि सीनियर में हैं। इस तरह की कई बार सिचुएशंस क्रिएट होती रहती है ना, कभी कभी अलग अलग जगह। ऐसे ही यहाँ पर भी मल्टीलेटरल सिस्टम्स में कंफ्यूजन्स क्रिएट होने लग गई। एम्बिगस का मतलब क्या है? एम्बिगस का मतलब कंफ्यूजन। और जब कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी तो फिर ये महसूस हुआ कि इस पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड increased a lot and it was beyond the scope of GATT। ओहो, ये थोड़ा सा मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, बिगाड़ दिया, थोड़ा ध्यान रखना है, इसे ठीक करते हैं। यहाँ पर ये बी के बाद है ना सी, ए बी और
सी, ये चीज़ थोड़ा सा बिगड़ गया। अच्छा, थर्ड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि जब गेट बना था बना, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ जो वर्ल्ड मर्केंटाइल ट्रेड था, मर्केंटाइल ट्रेड का मतलब गुड्स का ट्रेड है ना, मर्चेंडाइज के बारे में 12th में भी पढ़ा होगा। तो वो जो गुड्स का ट्रेड था क्या हो गया, इंक्रीज होता चला गया। मतलब ऐसे समझो जैसे ग्राफ बन रहा है, तो गुड्स का ट्रेड क्या होता चला गया, अचानक ही बढ़ गया। अब बढ़ने का कारण ये हुआ, बढ़ने की वजह से हुआ क्या कि एक गेट के अपने स्कोप, अपने कंट्रोल से ही बाहर हो गया, तो दिक्कत आने लगी। तो ठीक है, अब ये बात गेट को हटाने की थी। अब चौथा डी पॉइंट, एफर्ट्स एट liberalizing agriculture were not successful। एग्रीकल्चर को भी लिबरल करने के लिए गेट कहता था, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर को लिबरल करने की जोर देता था गेट, लेकिन ये जो एफर्ट था ये सक्सेसफुल नहीं रहा। तो कोई कंट्री क्यों फ्री में अपना एग्रीकल्चर दूसरे कंट्री को दे, भाई हमारे देश में खाने को नहीं है, इतना है लेकिन हम नहीं दे रहे, स्पेशलाइजेशन है हमारा, हम दूसरे को क्यों दे दें। जैसे भारत ही है, भारत के पास एग्रीकल्चर अच्छा खासा है, तो भारत के पास जब वो स्पेशलाइजेशन के रूप में रखा हुआ है तो उसे क्यों आगे दे दे। डी पॉइंट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ई पॉइंट, inadequacies in dispute सेटलमेंट सिस्टम। कंट्रीज के बीच में अगर आपस में डिस्प्यूट होता था तो उसे सेटल करना, उसमें ये सफल नहीं हो पा रहे थे, मतलब ढंग से डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। और अगली बात, इट वाज नॉट अ ट्रीटी। ट्रीटी क्या होता है, एक तरह का एक रिटन एग्रीमेंट जिस पे सिग्नेचर किया जाता है ना। तो गेट जो है वो एक रिटन एग्रीमेंट होगा, ऐसा यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है। वही रिटन होता तो जो बात है वो माननी ही पड़ती, लेकिन जब रिटन में नहीं है तो बात माने चाहे ना माने, होता है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर डिसिप्लिन बिगड़ता चला गया, तो गेट ने अपना अस्तित्व ही खो बैठा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए सारे गेट के बारे में, यहाँ तक इस गेट के बारे में बात खत्म हो गई। कुछ इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स देखने हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। पॉइंट है उरुग्वे राउंड। उरुग्वे एक कंट्री का नाम है, और राउंड का मतलब होता है सर्कल नहीं, राउंड का मतलब होता है एक ट्रायल, मतलब बैठ के कुछ समझौता करने के बारे में डिस्कशन करना। ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड होता है ना। कुछ जैसे किसान आंदोलन में देख रहे थे, सरकार किसानों के साथ पहले राउंड की बातचीत
कर रहे हैं, फिर दूसरे राउंड में बातचीत चल रही थी, फिर थर्ड राउंड चला, फिर फोर्थ राउंड, काफ़ी सारे राउंड चले थे। तो वही चीज़, तो उरुगे राउंड आया था, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड को थोड़ा सिस्टम में बनाने के लिए। लिखें इसके बारे में। उरुगे राउंड brought about the biggest reform of the world's trading system। ठीक, वर्ल्ड्स ट्रेडिंग सिस्टम। तो वर्ल्ड के अपने ट्रेडिंग सिस्टम में अगर सबसे बड़ा रिफॉर्म आया था तो वो उरुगे का अपना जो ट्रायल चला था, ट्रायल तो नहीं मतलब बैठे बातचीत जो चली थी कंट्रीज़ के बीच में, वहाँ जो डिसीज़न आया वो था इनका अपना सबसे बड़ा रिफॉर्म। लिखें आगे। मेंबर्स established 15 groups to work on limiting restrictions। 15 ग्रुप बनाए मेंबरों ने जिससे कि रेस्ट्रिक्शंस को लिमिट किया जाए। रिस्ट्रिक्शन, एक देश का दूसरे देश के साथ जो ट्रेडिंग होती है तो रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं ना, उन रिस्ट्रिक्शंस को ही कम करने के लिए 15 ग्रुप बनाए कंट्रीज ने आपस में। 15 ग्रुप में बटे कंट्रियाँ, एक ग्रुप कुछ कंट्रीज, दूसरा ग्रुप उनमें कुछ कंट्रीज, ऐसे करके 15 ग्रुप, ताकि वो अपने बीच ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को हटा सकें। अगली बात लिखो। द राउंड स्टार्टेड इन, ये जो राउंड है ये स्टार्ट हुआ था पुंता देल एस्ते इन उरुगे। ठीक है, पुंता देल एस्ते में स्टार्ट हुआ। ये जगह कहाँ है? उरुगे के अंदर। और किस दिन स्टार्ट हुआ? इन सितंबर 1986 में। तो शुरू हो गई मीटिंग। आगे लिखें। इन, ये बहुत MCQs बहुत सारे भर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इसको लिखना पड़ रहा है। इन दिसंबर 1993, तो दिसंबर 1993 में, अरे द उरुगे राउंड दिसंबर 1993 में उरुगे राउंड, जो कि 8th राउंड था, यानी इससे पहले 7 राउंड हो चुके थे, कोई फैसला नहीं निकल पा रहा था। तो जो उरुगे में हुआ 8th राउंड है ना, was the most ambitious and largest ever round with, तो वो ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट और
एम्बिशियस मतलब कि फ्यूचरिस्टिक था, फ्यूचर को देख के बनाया गया था। विद 123 कंट्रीज, इसको भी ना रेड कलर से ही लिखे, मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा। वन 123 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड was completed। 123 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट कर रखा था और उनके बीच में उरुगे समझौता या उरुगे राउंड हाँ डिसाइड हो गया। स्टार्ट कब हुआ? सितंबर 1986 में और एंड हुआ इसका दिसंबर 1993 में। ठीक है, लगभग 17 साल चल गए, नहीं 7 साल चल गया। 7 साल के बाद 8th राउंड आके कंप्लीट हुआ और कंट्रियां जैसा जैसा अपना एक विचारधारा बना के बैठी हुई थी, वो सारी विचारधाराएं 8th राउंड में आके सबकी अपनी बात रख ली गई। अगली बात इसमें लिखते हैं, द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय मोस्ट कंट्रीज, ज़्यादातर कंट्रीज ने साइन किया इस पर। ऑन, कब साइन किया? जिस दिन उनके सामने रखा गया होगा। तो कब रखा गया था इनके सामने? 15 अप्रैल 1994 में। ठीक है, क्योंकि दिसंबर 1993 में तो ये डिसाइड ही हुआ कि हाँ अब ये बात होगी आगे। जब डिसाइड हो जाएगा तभी ना कंट्रियों के सामने रखा जाएगा कि साइन मार दो, तो ज़्यादातर कंट्री ने साइन कर दिया। एंड विद इफेक्ट फ्रॉम, और इसे इम्प्लीमेंट करा गया 1 जुलाई 1995। फिर 1 साल लगा दिया इम्प्लीमेंट करने में। मार्क द बर्थ और ऑफ 1995 में उस उरुगे राउंड को क्या करा? साइन करा गया। साइन करके और 1 जुलाई 1995 को जन्म दिया गया, पैदा किया गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो एक शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं इसमें। रिस्ट्रिक्शंस को कम करने के लिए बैठे राउंड बनाए जा रहे थे, मतलब राउंड पे राउंड लग रहे थे कि क्या करा जाए क्या करा जाए, कोई डिसीजन ही नहीं निकल पा रहा था। फिर पुंता देल एस्ते जो कि उरुगे में इस्टेब्लिश्ड है, सितंबर 1986 में वहाँ पर इनका अपना शुरू हुआ राउंड और दिसंबर 1993 में 8th राउंड चला। मतलब उरुगे में पिछले 7 राउंड चल चुके थे, उरुगे में 8वां राउंड आया, उसमें 123 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट कर रखा था और हर कंट्री की अपनी अपनी बात रखते हुए दिसंबर 1993 में वो राउंड कंप्लीट हो गया। और जब राउंड कंट्री कंप्लीट हुआ तो उन्हीं कंट्रीज के सामने वो एग्रीमेंट ला के रख दिया गया, लो भाई अब साइन करो। तो ज़्यादातर कंट्रियों ने साइन कर दिया 15 अप्रैल 1994 को, और जब साइन कर दिया तो वोटिंग जो है फेवर में आ गई और फेवर में आने का नतीजा हुआ कि 1 जुलाई 1995 को लागू कर दिया गया। और उस दिन अब क्योंकि गेट इसे नहीं चला सकता था, क्योंकि गेट का काम केवल गुड्स का था, इसलिए एक नया यूनिट बना के तैयार कर दिया WTO, जो कि इस राउंड में डिसाइडेड सारी बातों को कवर करेगा।
तब आके हमारा थर्ड पार्ट आ जाता है। हाँ, बढ़े आगे। तो हमारा थर्ड पार्ट आएगा यहाँ पर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो इसमें अब बातें पढ़नी है हमें, इसके अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, हमने इनके इतिहास तो देख लिया ना भाई इसका, इसके पीछे इसके पैदा होने से पहले क्या क्या मुश्किलें झेली, क्या क्या बातें हुई, वो सब देख लिया। तो अब हमें क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव्स। तो लिखो 6 की ऑब्जेक्टिव्स है, अपने की ऑब्जेक्टिव्स मौजूद हैं इसके लिए। पहला ऑब्जेक्टिव लिखेंगे टू सेट एंड इन्फोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, और ये तो जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो नाम से समझ में आ रहा होगा, रूल्स बनाएगा और देखेगा कि पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरी बात, टू प्रोवाइड फोरम फॉर नेगोशिएशंस, है ना। फोरम का मतलब क्या होता है, हाँ? फोरम का मतलब होता है कि प्लेटफॉर्म देना। फोरम का मतलब प्लेटफॉर्म, मंच देना, ऐसे कह लो, एक प्लेस देना जहाँ पर कंट्रीज आपस में बैठकर नेगोशिएशन कर सकते हैं। नेगोशिएशन का मतलब है लेन देन, मोल भाव, जो कुछ भी करना है कर सकते हैं। अब क्योंकि ये प्लेटफॉर्म दे रहा है तो निगरानी भी रखेगा, कंट्रियाँ आएंगी आपस में बैठ के डील कर रही हैं, ठीक है, डील करें, कोई दिक्कत नहीं है, निगरानी इसकी है तो इसे भी पता चलता रहेगा कि कोई घपलेबाजी तो नहीं कर रहा। अगला लिखें, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। कंट्रियों में आपस में डिस्प्यूट्स हों ट्रेड को लेकर, उसे भी रिजॉल्व करेगा। टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी कंट्रियां डील कर रही हैं, या मतलब कंट्रियां ट्रेड कर रही हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो सब ट्रांसपेरेंट रहता है, कौन क्या कर रहा है सब पता है। ठीक है, अगला लिखो, टू इन्वॉल्व इन ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। टू इन्वॉल्व इन ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। अब जैसे कोई कंट्री का अपना सरकार है तो वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ऐसे ही WTO पूरे वर्ल्ड की सरकार है, तो ये पूरे ग्लोबल बेस पे इकोनॉमिक मैनेजमेंट पे ध्यान देगा ना। बात वही है, जो एक सरकार कर रही है एक देश में, वही WTO पूरे वर्ल्ड में कर रहा है ना। यही है। अब अगर इसका तुम अलग अलग मतलब निकालो तो सब समझ में आ जाएगा। ग्लोबल का मतलब इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल। ग्लोबल का मतलब तो यही है। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, यानी कि पैसे से रिलेटेड है,
और मैनेजमेंट का मतलब प्रबंध। इंटरनेशनल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रबंधन। पूरे वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड मनी या अपना पैसा कमाने के लिए कैसे क्या करे, उसके लिए मैनेजमेंट पूरा यही देख रहा है अब। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। टू हेल्प डेवलपिंग नेशंस, वो नेशंस जो अभी डेवलपिंग में अंडर डेवलप्ड हैं, ढंग से नहीं डेवलप हुए हैं, उनकी मदद भी करता है ये। ऑब्जेक्टिव तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 ऑब्जेक्टिव थे, सारे समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, अगला जो इसमें है। तो अगला अगली क्लास में, फिर आज ही करना होगा, फिर उसके बाद टेस्ट भी देना है। चलो ठीक है, इसके आगे कवर करते हैं नेक्स्ट क्लास में।